हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर पी ब्लॉक से नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्टिविटी एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक है उसका डिस्कशन करेंगे वो है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। पी ब्लॉक के जो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं। सो व्हाट आर हाइड्राइड्स? The binary compound of hydrogen with other elements are known as hydrides। और p ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं they are generally covalent in nature। p ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इनको कोवेलेंट हाइड्राइड या नेटवर्क हाइड्राइड भी कहा जाता है और ये तीन तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। 13th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। 14th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स बनते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन प्रीशियस। एंड द अदर हाइड्राइड्स, जो अदर ग्रुप्स के हाइड्राइड्स हैं 15, 16, 17 के, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीशियस, इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। एंड व्हाट आर हाइड्राइड्स? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ hydrogen with other elements are known as hydrides। किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं दे आर नोन एज हाइड्राइड्स। जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं दीज आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। कैसे होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड कोवेलेंट और नेटवर्क हाइड्राइड्स। इनको कोवेलेंट या नेटवर्क हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। अब इसमें मैंने बात की थी आपसे कि इसमें भी तीन तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं। तो कौन कौन से तीन तरह के हाइड्राइड्स बनेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीशियस और इलेक्ट्रॉन रिच। तो मैं ग्रुप वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ कि डिफरेंट ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड बनेंगे। ग्रुप, नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्राइड। 13th ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो EH3 टाइप के हाइड्राइड होंगे। 14th ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो EH4 टाइप के हाइड्राइड होंगे। 15th ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं वो EH3 टाइप के हाइड्राइड होंगे विद 1 लोन पेयर। सिक्सटीन ग्रुप के जो हाइड्राइड होंगे वो H2E टाइप के हाइड्राइड्स होंगे विद 2 लोन पेयर्स। और जो 17th ग्रुप के हाइड्राइड होंगे वो HE टाइप के हाइड्राइड्स होंगे विद 3 लोन पेयर्स। अब इसमें जो 13th ग्रुप के हाइड्राइड E4 एलिमेंट होता है, जिस भी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी? 13th ग्रुप की। तो 13th ग्रुप में कौन कौन आएगा? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है, थैलियम है। E उन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी को। 13th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसकी जब स्ट्रक्चर का डिस्कशन मैं करूंगा तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिर इनको स्टेबिलिटी गेन होती है। बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन से अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हाइड्राइड स्टेबल नहीं होगा। मीन्स 13th ग्रुप के हाइड्राइड्स स्टेबल किस तरह से अपने आप को कर पाते हैं उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैं सिर्फ अभी टाइप की बात कर रहा हूँ। EH3 टाइप के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं
14th ग्रुप के जो हाइड्राइड हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रीशियस। प्रीशियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन प्रीशियस कह रहे हैं। और ये रिच हाइड्राइड्स होते हैं बिकॉज इनके पास सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बावजूद भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर इवन दो ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स हैं वो भी अपनी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे या उनकी जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनेगी उनके अंदर, क्योंकि ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स हैं वो थोड़े से बाकी से डिफरेंट होते हैं, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। उसका रीजन क्या है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में क्यों होते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर मैं 14 ऑनवर्ड बात करूं तो इन सभी हाइड्राइड्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी फॉर्मेशन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो ओवरलैपिंग है उसी से हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर हम 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स पर हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को लागू करेंगे तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ग्रुप 14, 15 और 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 रहेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हुए भी इन सबकी शेप डिफरेंट होती है। मीन्स यहाँ पर BSc-PR थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट होता है इनकी शेप को डिटरमाइन करने में। तो यहाँ पर जो 11th क्लास के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा BSc-PR थ्योरी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा इनकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, इनकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में। अब डिफरेंट ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स है उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी, उनको किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स को उनको नेम किस तरह से देंगे, उनके बॉन्ड एंगल किस तरह से चेंज होंगे, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स, डिफरेंट टाइप की जो हाइड्राइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी और डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 टाइप ऑफ हाइड्राइड EH3 टाइप होगा, वेयर E इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाइड्राइड्स क्यों कह रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स? क्यों? क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है E, उसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हाइड्राइड बनने के बाद वैलेंस शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कहा जाता है। और ये जो हाइड्राइड्स हैं अपनी बेसिक शेप EH3 टाइप में प्रेजेंट नहीं होते। मीन्स इनका जो EH3 टाइप हाइड्राइड बनेगा इट विल बी अनस्टेबल। तो फिर ये स्टेबल कैसे होंगे, इसकी अभी हम बात कर रहे हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? देखिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जो ग्रुप 13 के ट्राई हैलाइड्स हैं उनके साथ। अगर EH3 टाइप का हाइड्राइड बनेगा तो इस तरह की शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और अगर ट्राई हैलाइड बनेगा तो वो EX3 टाइप का होगा, उसकी शेप भी इस तरह की होगी, X, X एंड X। अब EH3 टाइप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि ट्राई हैलाइड्स जो है वो स्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल क्यों होते हैं और ये स्टेबल क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? जबकि जो सेंट्रल एटम है दोनों का sp2 हाइब्रिड होगा, इसमें भी और इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम के पास, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फिर भी ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल होते हैं EH3 टाइप के जो हाइड्राइड्स है। उसका रीजन है सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कहाँ से है, 3 इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइड्रोजन्स के होंगे। अब हाइड्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लोन पेयर एट हाइड्रोजन। It cannot
form backbone. That is pi bond. यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिससे अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इस तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाते किसके साथ, एलिमेंट के साथ, मींस बैक बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि ट्राई जो हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर हैलोजेंस के पास क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो हैलोजन है वो क्या करता है, सेंट्रल एटम के वेकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर अपना लोन पेयर डोनेट करके और बैक बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट हैलोजन। It can form back bond. That is pi bond, which provide stability. तो हैलोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल एटम के साथ क्या कर लेता है, बैक बॉन्ड बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, जिससे जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं। जबकि ट्राई हाइड्राइड्स EH3 टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 13 के मेंबर्स के, वो स्टेबल नहीं होते। उसका रीजन है हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर होती है, जिसकी वजह से ये सेंट्रल एटम के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाता। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये हाइड्राइड्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो ग्रुप 13 के जो मेंबर्स हैं उनके हाइड्राइड्स फिर किस फॉर्म में बनते हैं, EH3 टाइप में। अगर ये अनस्टेबल है तो बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं उसके बारे में आपने पढ़ रखा है, बोरोन का BH3 अनस्टेबल होता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेबल हाइड्राइड है B2H6 डाई बोरेन होता है। फर्स्ट जो स्टेबल हाइड्राइड है वो डाइबोरेन होगा, और डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, डाइमेरिक फॉर्म में होता है डाइबोरेन। जिसमें 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं जो बाहर की तरफ होंगे, टी से लिख रहा हूं मैं इसको, और 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन होते हैं। और ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो 3C2E बॉन्डिंग होती है। व्हाट इज 3C2E बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, पॉपुलरली नोन एज बनाना बॉन्डिंग। मीन्स ये डाइमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। 3C2E इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे होता है ये मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ एक बार। BH3 है वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, बट ये अनस्टेबल है। अब क्या करेगा, अब बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बनाना की शेप में यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी, और जब बनाना की शेप में यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर ले। इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन तीनों एटम्स के बीच में बनाना की फॉर्म में, बनाना की शेप में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, और ये बॉन्डिंग कर लेंगे। मीन्स ये कंप्लीट बॉन्ड हो जाएगा। इन 3 सेंटर्स को ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रखेंगे। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3, मीन्स दोनों बोरॉन एटम किसमें प्रेजेंट रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इस तरह से जो ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स है उनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। फर्दर जो बोरॉन के हाइड्राइड्स होते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं निडोबोरेन,
जिनका फॉर्मूला होता है BnHn+4। n की वैल्यू यहाँ पर जो रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आ जाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर 2 रखा तो मैंने B2H6 बन जाएगा। और दूसरे होते हैं आर्केनोबोरेन, जिनका फॉर्मूला होता है BnHn+6। इस तरह से बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है 2 कैटेगरीज में। और इसका जो फर्स्ट स्टेबल हाइड्राइड होता है दैट इज डाइबोरेन। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्राइड्स की। इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है इस तरह की EH H then H E H H H E H where E is the element from aluminium to thallium। यहाँ पर भी जो एलिमेंट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है एंड दिस इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। तो ये ग्रुप 13 के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर है, उनका हाइब्रिडाइजेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइबोरेन के अंदर बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 11th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी आता है। और बाकी जो हाइड्राइड्स हैं जैसे एल्यूमिनियम के जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड होंगे। उनमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, sp3 होती है, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। यहाँ पर बोरॉन अपने सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 13 हाइड्राइड्स। अब मैं बाकी ग्रुप्स को एक साथ ले आऊँ। ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17। ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स हैं उनका टाइप मैंने बताया था आपको किस तरह का होता है। EH4 टाइप के होते हैं, इनके EH3 टाइप के होते हैं, इनके EH2E टाइप के होते हैं और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो HE टाइप के होते हैं, जिसमें से इस पर 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और इस पर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन प्रीशियस है। जब सेंट्रल एटम के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड में दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रीशियस। और ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच कब कहते हैं, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके पास कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बच जाता है देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कहते हैं। तो ये सभी हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब बात करें अगर शेप की, ग्रुप जो 14 के हाइड्राइड्स होंगे उनकी शेप टेट्राहेड्रल शेप होती है इस तरह। ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं इन सभी की पिरामिडल शेप होती है। एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा H H एंड H। ग्रुप 16 के अगर हाइड्राइड्स की मैं बात करूं तो इनकी जो शेप होती है वो बेंच शेप होगी विद 2 लोन पेयर्स। और इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, लीनियर शेप होती है E, where E is the element of that particular group। अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है एंड लेड। अगर 15 में हम बात करें तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। 16 की अगर मैं बात करूं तो 16 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट है, E इज इक्वल टू ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेलेनियम है, टेलुरियम है। पोलोनियम को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसके हाइड्राइड्स की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर अगर मैं E की बात करूँ तो ग्रुप 17 में E इज इक्वल टू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन एस्टेटाइन अगेन इज रेडियो एक्टिव, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। इस तरह से इन सभी की शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। सभी में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 sp3 sp3। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जो 17 ग्रुप के हाइड्राइड है उनमें हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से उनको डिफाइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो उसमें भी क्या आएगा, sp3 आएगा। शेप इसकी रेगुलर होती है, रेगुलर इसकी टेट्राहेड्रल रेगुलर शेप है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो रेगुलर शेप है वो टेट्राहेड्रल ही होती है और इसमें टेट्राहेड्रल रेगुलर शेप है, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन शेप कैसी है, पिरामिडल शेप। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को उसके लोन पेयर को हटा करके उसको ढक करके देखा जाता है, जो रिमेनिंग शेप है वो किस तरह की है, वो रिमेनिंग शेप इसकी कैसी बनेगी, पिरामिडल, एंड दिस इज इर्रेगुलर शेप। यहाँ पर अगर मैं इस लॉन पेयर को दोनों को हटा देता हूं या ढक लेता हूं तो पीछे जो शेप बचती है वो बेंट शेप है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वी शेप भी कह सकते हैं, उल्टा वी। ये भी कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है, और ये कैसी होती है, लीनियर शेप होती है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ VSEPR थ्योरी का भी कंसेप्ट लग रहा है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर होती है। ये VSEPR थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, शेप रेगुलर है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है। जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप में एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसकी शेप डेविएट हो जाएगी रेगुलर शेप से, उसकी शेप रेगुलर नहीं रहेगी। ये दूसरा पोस्टुलेट है किसका, VSEPR थ्योरी का। बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप की बजाय कैसी होगी, शेप पिरामिडल। यहाँ पर दो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से शेप कैसी हो जाएगी, बेंट शेप हो जाएगी, और यहाँ पर जो है कैसी रहेगी, लीनियर शेप रहेगी। ये आपने VSEPR थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। इसका रीजन क्या है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसका रिपल्शन इफेक्ट ज्यादा होता है। जबकि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो दो न्यूक्लियाइज के कांटेक्ट में होते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्ट्रेच हो जाती है और रिपल्शन का इफेक्ट उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। उसका रीजन आपको समझ में आ गया। लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में होता है तो उसका जो रिपल्शन का इफेक्ट है वो ज़्यादा रहता है, जबकि बॉन्ड पेयर्स जो है वो दो न्यूक्लियाइज के कांटेक्ट में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेच हो जाती है, फैली हुई होती है, जिसकी वजह से उसका रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर VSEPR थ्योरी का भी कंसेप्ट लागू होता है। ये इन सभी हाइड्राइड्स की शेप है, किस तरह से हम इनको ड्रॉ करेंगे। अब इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल, ये क्योंकि बोर्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो शेप आती ही आती है। 12th क्लास में कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, मॉलिक्यूल की शेप आपसे पूछी जाती है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन या शेप बताइए। तो शेप हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स पर डिपेंड करेगी। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो शेप है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अगर सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग रेगुलर शेप होगी, जो भी हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर होगा। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर के नंबर पर डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में जितने लोन पेयर प्रेजेंट है उसके बेसिस पर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। अब अगर हम कलेक्टिवली देखो एक साथ, तो 14th ग्रुप के सारे हाइड्राइड्स की जो शेप होगी वो कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। 15th ग्रुप के जो सारे हाइड्राइड्स बनेंगे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, सभी की शेप कैसी रहेगी, पिरामिडल रहेगी। यहाँ पर H2O, H2S, H2SE, H2P सभी की शेप कैसी रहेगी, बेंट रहेगी। और यहाँ पर सभी की क्या रहेगी, लीनियर रहेगी।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर आपको नोट करने की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, तो इन हाइड्राइड्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा। मैं 15th ग्रुप की ही अगर बात करूं तो अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा NH3 में, उससे कम PH3 का होगा, उससे कम ASH3 का, उससे कम SbH3 और सबसे कम BiH3 का होगा। उसका रीजन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है इसका, बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है डाउन द ग्रुप? रीजन में यहां लिख रहा हूं, रीजन क्या रीजन है? ऑन इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग electron negativity of central atom, effect of repulsion between lone pair and bond pair will increase। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। रिपल्शन जब ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो सेंट्रल एटम का जो बॉन्ड एंगल है बॉन्डेड एटम्स के साथ वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास। ये इनकी शेप के अंदर ही आपको हाइड्राइड्स की शेप में इसको समझना है। ये 11वीं क्लास का भी टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 12वीं क्लास के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाएंगे हाइड्राइड्स के जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होते जाएंगे। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज अबाउट शेप ऑफ हाइड्राइड्स। डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके जो हाइड्राइड्स हैं वो किस टाइप के होंगे और उनकी जो शेप है वो किस तरह की होंगी, उनके जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरह से वेरी करेंगे डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर 11th क्लास एंड फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप इसके आगे आने वाले वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें, बबलू सर KVS केमिस्ट्री। मैं आपको इसी तरह के जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं इन डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमें अलग अलग मटेरियल पढ़ना पड़ता है उसको मैं आपको एक कंपाइल फॉर्म के अंदर यहाँ पर अपने वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करवाऊँगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि प्रॉपर्टीज़ को अगर हम ग्रुप्स में सभी ग्रुप्स के लिए एक बार पढ़ लें तो सभी ग्रुप्स में वो प्रॉपर्टीज एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं। सिर्फ अपने एलिमेंट्स चेंज होंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन चेंज नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।